क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 31 मार्च 2011 को तुमको बैलेंस शीट दे रखी है एच लिमिटेड की और एस लिमिटेड की। कहता जो कि ये बैलेंस शीट है। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। अब डिविडेंड पेबल पर मेरी नज़र गई, बट डिविडेंड पेबल एच लिमिटेड में था तो मेरे को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। अगर एस लिमिटेड में होता तो टेंशन वाली बात थी। एच में है, कोई टेंशन नहीं है। क्या टेंशन है? ओके 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 ओके। पहला पार्ट कहता एच लिमिटेड ने परचेज किए थे 180 लाख शेयर्स एस लिमिटेड में। किस डेट को? 31 मार्च को। आप आज किस डेट पे खड़े हैं? आप 31 मार्च 2011 पर खड़े हैं। और उसने कब परचेज किए थे जी? 31 मार्च 2010 को, मतलब पिछले साल परचेज किए थे। ठीक है जी, हमने ये टाइमलाइन बनाई थी। आपा आज यहां पर खड़े हैं और एक्विजिशन किस डेट को हुई हुई थी? मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ समरी दूंगा आपको। इस डेट को एक्विजिशन हुई थी, मतलब ये पूरा साल इज अंडर द कंसिडरेशन। ओके। कहता कब? जब बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड द प्रॉफिट एंड लॉस वॉज 3,000 लाख एंड 1,200 लाख। यहां पर जनरल रिजर्व का बैलेंस आपको कितना दे रखा है? 3,000 लैक्स एंड पी एंड एल का 1,200 लाख का बैलेंस दे रखा है आपको। ठीक है जी। और आज की डेट में क्या बैलेंस चल रहा है? आज की डेट में जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना चल रहा है? 1,380। मतलब ये बैलेंस 3,000 से कम हो गया। और पी एंड एल का दे रखा है 1,620, मतलब 1,200 से ये 1,620 हो गया, बढ़ गया बैलेंस। ओके। अब 1 अप्रैल को क्या हुआ, मतलब जिस दिन आपने एक्वायर किया था उसी दिन एस लिमिटेड ने 20% का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मतलब पिछले साल के लिए उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब है कि ये आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया। ये दिस इज योर प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि उसने यहां पर पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। क्या पिछले साल आपके पास शेयर थे? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। इसका मतलब है यहां पर जो एच लिमिटेड को डिविडेंड मिलेगा वो प्री एक्विजिशन होगा, वो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम हो जाएगा, पीएनएल में नहीं जाना चाहिए। हाँ। एच लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय इट टू पीएनएल, मतलब ये गलत हो गया। ओ माई गॉड। तो हमको क्या करना होगा? हमको कॉन्सो रिजर्व में से माइनस करना होगा और गुडविल निकालते हुए भी माइनस करना होगा। अभी तक तो मेरे को यही समझ में आ रहा है। ओके गुड। कहता 1 जनवरी को एस लिमिटेड ने बोनस इशू किया था 3:5 की रेशियो में। कहां से इशू किया था? जनरल रिजर्व में से इशू किया था, जो जनरल रिजर्व इसके पास प्री एक्विजिशन वाली डेट पे पड़ा था। इसने यहां पर बोनस इशू कर दिया। कहां से? इस जनरल रिजर्व में से बोनस इशू किया है। कहां से इशू किया है? ये वाला जो उसने बोनस दिया है ये यहां से इशू किया है। इसी वजह से ये जनरल रिजर्व यहां आते आते 1,380 का रह गया, कम हो गया जनरल रिजर्व। तभी कम हुआ क्योंकि आपने बोनस दे दिया इसमें से। ओके। किस डेट को दिया है? 1 जनवरी को दिया है। ये है आपकी 1 जन की डेट। अब 31 मार्च को बिल्स पेबल वाली एडजस्टमेंट भी है। अब ये दो एडजस्टमेंट अपन बाद में करते हैं। अब अपन यहां तक की थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं क्योंकि ये आपकी ईओपी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं। अब आपने 180 लाख शेयर्स खरीदे थे। आपके पास टोटल कितने शेयर्स हैं ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो ऑथराइज्ड है। आप देखोगे जी इशूड 4,800 लाख की शेयर कैपिटल है, 10 का एक शेयर है, तो मतलब कितने शेयर हो गए? 480 लाख के शेयर हो गए। आपने कितने परचेज किए थे? 180 शेयर परचेज किए थे, 180 लाख। 180 डिवाइडेड बाय 480 कितना हो गया? इसका मतलब आपकी होल्डिंग कितने परसेंट थी? ये तो आ गई 37.5, बट हमने पढ़ा था सब्सिडरी और उसका रिलेशन तब बनेगा जब मोर देन 50% होगी। इसका मतलब है क्वेश्चन गलत है ना? अब उसने परचेज किस दिन किया था? किस दिन परचेज किया था उसने? उसने इस दिन को परचेज किया था। कितने? 180 लाख शेयर। ओके। और आप किस दिन की 480 लाख की शेयर कैपिटल देख रहे हो? आप देख रहे हो इस दिन की, है ना? इस दिन की ही ये दे रखी है ना आपको 180 लाख की।
क्या यहां से यहां पहुंचने तक क्या बीच में बोनस इशू नहीं हुआ? क्या ये जो शेयर कैपिटल है इसमें बोनस का एलिमेंट नहीं है? जो यहां पर बोनस नहीं था, क्या ये आपके शेयर कैपिटल इंक्लूसिव ऑफ बोनस नहीं है, जो बोनस यहां पर नहीं था? इसका मतलब है कि यहां पर जो एक्चुअल में शेयर कैपिटल होगी वो 480 से कम होगी, क्योंकि बीच में बोनस इशू हो रखा है। तो आपको जब ये पता लगाना है कि भाई जब मैंने 180 लाख के शेयर खरीदे थे तब एक्चुअल में टोटल शेयर कैपिटल कितनी थी कि भाई मैंने 180 लाख के शेयर खरीद के अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। तो आपको कैसे करना है, कहना शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड बिफोर द बोनस इशू निकालनी है। कहता लेट द शेयर कैपिटल बिफोर बोनस बी रुपीज एक्स। क्या निकालनी है? रुपीज एक्स। बोनस किस रेशियो में गया था? 3:5 की रेशियो में गया था या नहीं गया था? बोनस किस रेशियो में गया था? 3:5 की रेशियो में गया था। तो आपको क्या करना है, आप क्या निकालोगे? अगर आपकी बोनस से पहले शेयर कैपिटल एक्स है तो बोनस के बाद बोनस कितना गया होगा? इसमें ये गया होगा 3x/5 गया होगा आपका बोनस। तो टोटल शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस कितनी होगी? ये पहले हो गया और ये आफ्टर ये बोनस का एलिमेंट हो गया, और ये तो आपको दे ही रखा है रुपीज इन लैक्स। यहां पे भी लैक्स लिख लो। तो आपको 4800 दे रखा है। ये आपने कहा शेयर कैपिटल बिफोर बोनस है और ये है आपका बोनस का एलिमेंट, तो ये आपकी हो गई टोटल शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस। ये सॉल्व करके आपको ये पता लग गया कि अच्छा बोनस से पहले मेरी शेयर कैपिटल 3000 लाख थी। इसका क्या मतलब है, यहां पर आपकी शेयर कैपिटल, यहां इससे बिल्कुल पहले आपकी शेयर कैपिटल 3000 लाख थी। कितनी थी जी? बिल्कुल इससे पहले 3000 लाख थी, और इसके बाद कितनी हो गई? 4800 लाख हो गई। ठीक है जी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शेयर, अब ये ठीक है, ये एक मैंने किया है, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मत पंगे लेना, एक्स लेके कर लेना। यहां पर आप लोग 3 कराओगे और सारा क्वेश्चन गलत कराओगे, इसको छोड़ दो। ये है मेंटोस, कोई बात नहीं, आप बाद में खा लेना मेंटोस। तो जब मेरे पास 3000 लाख के हिसाब से शेयर कैपिटल है तो 300 लाख शेयर होंगे, उसके हिसाब से मेरा होल्डिंग पैटर्न बन गया जी 60% का। ठीक है जी, ये तो था पहली चुनौती। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, और ये सिर्फ P&L का प्रॉफिट का एनालिसिस हो रहा है। उसने आपको दिया था कि जब आपने एक्वायर किया था तो 1200 लाख का था, और जब खत्म किया मैंने साल तो मेरे पास 1620 हो गया P&L। मेरे पास P&L कितना हो गया जी? 1620 हो गया 1200 से, तो मैं यहाँ 420 भी लिख लूंगा। ठीक है, जनरल रिजर्व भी कम ज्यादा हुआ है तो इसका भी एनालिसिस बना ही लेते हैं, क्योंकि देखो बोनस भी इशू हो रहा है। आपके पास साल के शुरू में जनरल रिजर्व था 3000, ईयर एंड आते आते आपके पास बच गया 1380, मतलब 1620 माइनस में हो गया पोस्ट एक्विजिशन, तो आप यहां पे माइनस में लिख दोगे। ओके, नेक्स्ट आपने दिया है जी डिविडेंड 20% का 31 मार्च को। आपने यहां पर कितना डिविडेंड दिया है? इस 31 मार्च को नहीं दिया आपने डिविडेंड, आपने इस 31 मार्च को डिविडेंड दिया है। कितने परसेंट? 20%। आप क्या करोगे, आप ले लोगे जी 20% 4800 का। ओ माय गॉड, जिस दिन आपने बोनस दिया था आपकी शेयर कैपिटल 4800 थी या 3000 थी? इस दिन आपकी शेयर कैपिटल कितनी थी? 4800 थी या 3000 थी? 3000 थी। तो आपका डिविडेंड इस पर कैलकुलेट होगा, इस पर कैलकुलेट नहीं होगा। एक और गलती जो आप यहां करते तो मैंने क्या किया, आपने डिविडेंड कब पे किया है? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। कहां से पे किया है? प्री एक्विजिशन से। तो मैं यहां पर क्या लिख लूंगा, मैं अपने एओपी में डिविडेंड को पोस्ट एक्विजिशन में प्लस कर दूंगा, बिकॉज डिविडेंड इज पेड इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, और यहां डिविडेंड माइनस कर दूंगा बिकॉज डिविडेंड इज पेड फ्रॉम प्री एक्विजिशन पीरियड। ठीक है जी, यहां तक तो बिल्कुल ठीक हो गया। चलो बचते बचाते तुम लोग यहां तक आ ही गए। अब नेक्स्ट पार्ट, तुमने क्या दिया है जी? बोनस। 1 जनवरी को आपने कितना बोनस दिया है? देखो आपकी बोनस से पहले शेयर कैपिटल कितनी थी?
3000। बोनस के बाद कितनी हो गई 4800। तो आपने कितने का बोनस दिया है 1800 का। तो आप ये बोनस आपने कब दिया है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, कब कहाँ से दिया है जनरल रिजर्व जो आपका प्री एक्विजिशन का पड़ा था, क्योंकि उसने यहाँ पे लिख के भी दिया है इट इज पेड आउट ऑफ द जनरल रिजर्व बैलेंस जो आपके पास पड़ा था। तो यहाँ पर आप यहाँ से सेम डिविडेंड जैसे आप यहाँ प्लस कर दोगे और यहाँ पे बोनस को माइनस कर दोगे। ये आ गया आपका प्री एक्विजिशन का जनरल रिजर्व और ये आ गया आपका पोस्ट एक्विजिशन का जनरल रिजर्व। प्री एक्विजिशन का जनरल रिजर्व और पोस्ट एक्विजिशन का जनरल रिजर्व। देखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो समझ में आता है, बट पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कैसे बढ़ सकता है। प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व समझ में आता है कि भाई पड़ा होगा, बट पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कैसे बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि ये कहां से 180 आया होगा, पी एंड एल से आया होगा, पी एंड एल से ट्रांसफर किया होगा। नहीं समझ में आया तो यहां देख लो, आपके पास ओपनिंग जनरल रिजर्व कितना पड़ा था 3000, आपने बोनस कितना दे दिया 1800, आपके पास जनरल रिजर्व कितना होना चाहिए था ईयर एंड पे 1200, बट आपके पास है कितना बैलेंस शीट में 1380। इसका मतलब है कि 180 कहां से आया होगा, 180 आया होगा जी आपका पी एंड एल से आया होगा। आपने पी एंड एल का बैलेंस एक जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया और आपका पी एंड एल बेचारा कम हो गया। तो इसका मतलब है, और ये हो कब रहा है पोस्ट एक्विजिशन में, तो इसका मतलब है कि जो आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आया है वो एक्चुअल में ये प्रॉफिट नहीं कमाया आपने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, आपने 180 एक्स्ट्रा कमाया है, जिसकी वजह से आपका टोटल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 1200 आ गया, ना कि 120 1020। तो आपने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी यहां पर प्लस कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद आप क्या लीजिए पोस्ट और प्री एक्विजिशन और जो भी आपका माइनॉरिटी का इंटरेस्ट और उसका वगैरह बनता है। ठीक है जी, यहां तक हो गया। ओके ओके ओके। नेट एसेट्स तो नॉर्मल है। शेयर कैपिटल, अब देखो यहां पर बोनस का पॉइंट है, हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी बोनस का पॉइंट होगा आप नेट एसेट्स निकालते और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हुए अपनी शेयर कैपिटल हमेशा इंक्लूडिंग बोनस वाली लोगे। यहां आप 3000 की शेयर कैपिटल नहीं लोगे, आप यहां पे 4800 की लोगे। हमने एग्जांपल में भी देखा था, क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखा था कि आप यहां पे इंक्रीज्ड वाली कैपिटल लोगे, ना कि पुरानी वाली कैपिटल को लोगे। वही हमने शेयर कैपिटल नेट एसेट्स में इतनी ली है। प्री एक्विजिशन और पोस्ट प्री एक्विजिशन का जनरल रिजर्व लिया है। ये आपका प्री एक्विजिशन का जनरल रिजर्व आ गया, ये आपका प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट आ गया। तो टोटल नेट एसेट्स आपके इतने आ गए और वो फिर आपने गुडविल निकालते हुए 60% होल्डिंग में ले लिए। फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको 3000 दे रखी है। आपको इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 3000। अब आपके पास प्री एक्विजिशन का डिविडेंड भी था, वो आपने होल्डिंग का शेयर 60% शेयर यहां से माइनस कर दिया, तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट आ गई और आपका कैपिटल रिजर्व आ गया। माइनॉरिटी का आ गया जी, आपने 40% ले लिया टोटल नेट एसेट्स का, फिर आपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को ऐड कर दिया। देखो आपने ये सीधा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहां से ऐड कर दिया जी, ये वाला। आपने इसको नहीं देखा क्योंकि आपने जो इसका इफेक्ट था आपने ऑलरेडी यहां पे ले लिया है, तो आपको अब जनरल रिजर्व को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने सीधा सीधा यहां पे 180 लगा ही लिया। और वैसे भी पोस्ट एक्विजिशन में तो तुमने जनरल रिजर्व में तो कुछ जो करा था वो आपने यहां पे ऑलरेडी इफेक्ट ले लिया उसका। ठीक है जी। नेक्स्ट ये हो गया जी, ये हो गया कॉन्सो रिजर्व्स। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स, ये है एच लिमिटेड का P&L है ना जी, एच लिमिटेड का P&L है ये। इस एच लिमिटेड के रिजर्व्स में आपके पास दो फिगर्स हैं, एक जनरल रिजर्व है और एक P&L है। तो आप इनको लिखोगे, पेरेंट का शेयर P&L में इतना, पेरेंट का शेयर जनरल रिजर्व में इतना है। अब आपने ये जो सब्सिडरी से P&L और ये जो जनरल रिजर्व है, अब आप मेरे को ये बात बताओ, आपके पास पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना बचा हुआ है? आपके पास पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना है जी? 180। पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना है आपके पास? 180। और P&L है 1020। आपके पास P&L 1200 तो ठीक है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ P&L की ही बात कर रहा हूं। ये है आपका पोस्ट एक्विजिशन टोटल।
टोटल पोस्ट एक्विजिशन, इस 1200 में से 1020 आपका पी एंड एल है और 180 आपका जनरल रिजर्व है। तो आप जब भी कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में ये अपना सब्सिडरी, अपना होल्डिंग अपना सब्सिडरी से शेयर उठाएगा तो वो इसका 60% उठाएगा और इसका भी 60% ही उठाएगा। ये जो 1200 है दिस इज जो टोटल जो आपने कमाया है पोस्ट एक्विजिशन में। आपने जो टोटल पोस्ट एक्विजिशन में कितना कमाया है 1200, उसमें से 1020 पी एंड एल में पड़ा है और 180 जनरल रिजर्व में पड़ा है। ये सब्सिडरी की मैं बात कर रहा हूं। आपने सब्सिडरी ने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में 1200 लाख कमाए, उसमें से 1020 लाख आपके कहां पे पड़े हैं पी एंड एल में और 180 लाख आपका कहां पड़ा है जनरल रिजर्व में। तो जब होल्डिंग पी सब्सिडरी से अपना शेयर निकाल लेगा तो इसका 60% निकाल लेगा और इसका भी 60% निकाल लेगा। तो 1020 का 60% कितना हो गया, इसका 60% कितना हो गया 612 और इसका 60% कितना हो गया 1080। अब होल्डिंग सब्सिडरी के प्रॉफिट एंड लॉस में से जो उसका 1020 का बैलेंस दिखा रहा है उसमें से अपना 60% निकाला 612, क्या वो अपने पी एंड एल में जाके 612 को ऐड नहीं कर देगा? फिर उसका जो अपना भी जनरल रिजर्व पड़ा था वो उसमें से भी अपना ये प्लस कर देगा या नहीं कर देगा? 108 क्या उसमें भी वो प्लस कर देगा या नहीं कर देगा? ये जो 108 निकला, ठीक है जी। यहां तक आपका पहली 3 एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट आ जाता है। फिर एक उसने आपको ये भी कहा था कि ये देखो जो उसको बेचारे को डिविडेंड मिला ना उसने अपने पी एंड एल में क्रेडिट कर दिया, कि उसको पी एंड एल में क्रेडिट करना चाहिए था। ये 360 उसको पी एंड एल में तो क्रेडिट नहीं करना चाहिए था। उसने हमने तो यहाँ से माइनस कर दिया ना 360 को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो आपको यहां से भी हटाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब है जी आपकी इन दो एडजस्टमेंट्स की बारी। इसमें से भी आप पहली लास्ट वाली एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कहता 31 मार्च 2011 को, या चलो टर्न वाइज ही चलते हैं, करना तो है ही है, कर ही लेते हैं। अब उसने क्या कहा, कहता 31 मार्च 2011 को क्या हुआ, बिल ऑल द बिल्स पेबल इन एस लिमिटेड बैलेंस शीट वर एक्सेप्टेंस इन द फेवर ऑफ एच लिमिटेड। एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में जितने भी बिल्स पेबल थे वो सारे किसको देने वाले थे? एच लिमिटेड को देने वाले थे। हमने कहा ओके, बट उस दिन क्या हुआ, एच लिमिटेड के पास सिर्फ 45 लाख की ही दीज एक्सेप्टेंस थी। रेस्ट हैव बीन एंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ इट्स ट्रेड पेबल। एस लिमिटेड की बुक्स में 160 के बिल्स पेबल पड़े थे या नहीं पड़े थे? वो उसने एच लिमिटेड को पैसे देने थे 160 लाख या नहीं देने थे? देने थे। तो इसका मतलब है कि एच लिमिटेड की बुक्स में भी 1,60,000 के बिल्स रिसीवेबल होने चाहिए एस लिमिटेड के नाम से। एस लिमिटेड के नाम से 160 लाख के बिल्स पेबल होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? होने चाहिए थे। बट वो क्या कहता है, कहता बट एच लिमिटेड की बुक्स में तो सिर्फ और सिर्फ 45 लाख की ही एक्सेप्टेंस पड़ी थी। ओ माय गॉड, एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में टोटल बिल रिसीवेबल कितने हैं देखिए तो सही, वो दिए नहीं हुए, वो मैंने आपको लिखवाया है। उसमें आपके पास टोटल बिल रिसीवेबल है 360 लाख इन एच लिमिटेड की बुक्स। कितने हैं? 360 लाख एच लिमिटेड की बुक्स में। ये नोट्स टू अकाउंट्स में है, ये नोट्स टू अकाउंट्स आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको दिखा के लिखवाया था। चलो यहां पे भी देख लो। ये एच लिमिटेड की बुक्स में, ये है आपकी एच लिमिटेड की बुक्स। ओ अब ये है आपकी एच लिमिटेड की बुक्स और इसमें देखो आपके बिल्स रिसीवेबल कितने दे रखे हैं जी? 360। ये आपके 360 दे रखे हैं या नहीं दे रखे? बिल्स रिसीवेबल 360 दे रखे हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच लिमिटेड की बुक्स में ये बिल रिसीवेबल कितने हैं जी, 360। एच लिमिटेड की बुक्स में बिल रिसीवेबल 360 है, बट वो कहता है उसमें से सिर्फ 45 लैक्स ही एस लिमिटेड वाले थे, बाकी तो अदर थे। बट एस लिमिटेड की बुक्स में तो 160 लाख दिख रहा था इसके नाम पर। इसका मतलब क्या हुआ, 160 लाख तो उसने देना था बिल, उसमें से 45 दिख रहा है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। जो 115 लाख के थे ना बिल रिसीवेबल, अब एच लिमिट, फॉर एग्जांपल आई एम एच लिमिटेड, ठीक है, अब मैंने एस लिमिटेड से कितने पैसे लेने हैं, 1,60,00,000 लेना है। ये 1,60,00,000 है, ये 1,60,00,000 के बिल रिसीवेबल हैं, मैं एच लिमिटेड हूँ। ये एस लिमिटेड ने मेरे को दिए, उसने मेरे को कहा, कहता है ये लो ये तुम पकड़ो, मेरे से 160 लाख लेना, मैं एच लिमिटेड हूँ। मैंने कहा ओके। अब मेरे पास मेरा कोई क्रेडिटर आया, कहता पैसे, मैंने कहा यार पैसे तो है नहीं, तुम एक काम करो, उसने मेरे से मांगे 115 लाख, मैंने एस लिमिटेड से लेने हैं 160 लाख, मेरे क्रेडिटर ने मेरे से मांगे 115 लाख, कहता है 115 लाख, मैंने कहा यार है नहीं, पर तुम एक काम करो, ये 115 लाख, ये 160 लाख के बिल्स पेबल हैं, तुम एक काम करो, इसमें से 115 लाख के तुम ले जाओ, तुम सीधा एस लिमिटेड से पैसे ले लेना। एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को 160 लाख के बिल्स पेबल दिए, इसके पास 160 लाख के थे, बट इसका कोई आदमी आया, उसने कहा 115 लाख मेरे को दो, मेरे को चाहिए, तुमने मेरे को पैसे देने, मैं कह पैसे तो नहीं है, काम करो तुम 115 लाख के बिल्स रिसीवेबल ले जाओ एस लिमिटेड के। तो अगर वो 115 लाख के अपने बिल रिसीवेबल दे देता है किसी और को, तो उसके पास एस लिमिटेड से पैसे लेने वाले कितने बच जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 45 लैक्स बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, सिर्फ 45 लैक्स बच जाएंगे। अब एस लिमिटेड ने तो पूरा समर्पण उसी का ही है, इसमें पूरा समर्पण तो एस का ही है, और इसमें जो अब जो एस लिमिटेड है उसने एच लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं, सिर्फ 45 लैक्स देने हैं। बाकी 115 लाख के जो बिल रिसीवेबल थे बी एस लिमिटेड ने जो एच लिमिटेड को दिए थे, अब वो पैसे मांगने कोई और आदमी आएगा। एस लिमिटेड के पास 160 लाख के बिल्स पेबल थे, ठीक है, वो तो कहता था पूरा एच लिमिटेड के ही है, बट उसके पास एक बंदा आया, कहता है 115 लाख दो, ये देखो बिल रिसीवेबल, उसका तो दिल टूट गया, कहता है ये तुमने एच लिमिटेड को कहा दिया था, बट एच लिमिटेड ने तो किसी और को दे दिया ना वो। तो यहां पर एस लिमिटेड सिर्फ 45 लैक्स के लिए देनदार है एच लिमिटेड को, और 115 लाख का देनदार है किसी और को। वहीं एच लिमिटेड ने भी एस लिमिटेड से सिर्फ 45 लाख ही लेने हैं, बाकी तो नहीं लेने ना, बाकी तो जो थे वो तो उसने दे दिए। अब इसकी बुक्स में चाहे 360 लाख दिख रहा है भाई, 315 लाख कहीं और से भी तो बिल रिसीवेबल आ सकता है। तो इन दोनों की इंट्रा ग्रुप एंट्री सिर्फ और सिर्फ 45 लैक्स की ही हुई, 160 लाख की नहीं हुई। अब तुम कहोगे 160 इसमें से, इसकी बुक्स में से माइनस कर दो, बट इसकी बुक में सिर्फ 45 था तो सिर्फ 45 माइनस कर दो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर तुम करना चाहोगे तो बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम कंसोलिडेटेड लाइबिलिटी को 160 लाख से कम कर रहे हो, तुम कंसोलिडेटेड एसेट्स को तो सिर्फ 45 लाख से कम कर रहे हो ना, तो तुम्हारी बैलेंस शीट कैसे मैच करेगी। दोबारा, एस लिमिटेड ने 160 लैक्स के बिल पेबल दे रखे थे, किसको, एच लिमिटेड को दे रखे थे। उसने कहा भाई मेरे से पैसे ले जो, उसने कहा ठीक है। अब एच लिमिटेड के भी कोई देनदारी होगी ना अदर्स ये वाली, तो उनके पास भी कोई आया, कहता मेरे पैसे दो एच लिमिटेड को, उसने कहा मेरे को पैसे दो, उसने कहा ये तो पैसे तो है नहीं, मैं तुमको एस लिमिटेड के ही बिल रिसीवेबल देता हूँ, उसने मेरे को तो पैसे देने ही है, मेरे को क्या देगा, सीधा तुमको ही पैसे दे देगा। उसने कहा ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब एस लिमिटेड ने तो सारे पैसे एच को ही देने थे, बट एच ने कहा तुम सिर्फ 45 लाख मेरे को देना, बाकी 115 लाख किसी और को दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम 115 लाख किसी और को दे दो। अब एच और एस में लेनदारी देनदारी कितनी रह गई, सिर्फ और सिर्फ 45 लाख की। जो 115 लाख था वो तो किसी और को देना था ना। अब ये एच लिमिटेड को थोड़ी देना है, इवन दो जो बिल्स पेबल ड्रॉ हुआ था वो एच लिमिटेड को ही हुआ था, तो ये उसने उसको देना है। और एच लिमिटेड ने क्या एंट्री डाली होगी, अपने बिल्स पेबल कम कर लिए होंगे, अपनी लाइबिलिटी कम कर ली होगी, और अपने बिल रिसीवेबल जो एस लिमिटेड से 115 लाख के वो भी कम कर दिए होंगे, उसके बाद ही ये 360 लाख के दिख रहे हैं। अगर ये एंट्री ना डली होती तो ये बिल रिसीवेबल 475 के दिखते। हमको ये कैसे पता लगा ये एंट्री डली है, क्योंकि उसने लिखा है कि दीज हैव ऑलरेडी बीन एंडोर्स्ड टू इट्स ट्रेड पेबल, इट हैज ऑलरेडी बीन एंडोर्स्ड टू इट्स ट्रेड पेबल,
ठीक है जी, ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट। अब ये बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी? बैलेंस शीट में आपके टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स भी 45 लाख से कम हो जाएंगे और टोटल ट्रेड पेबल भी 45 लाख से कम हो जाएंगे। आप देखना चाहो तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, आपने टोटल म्यूचुअल ओनिंग कितनी कम करी है? 45 लाख से। और यहाँ पे भी आपने म्यूचुअल ओनिंग कितने से कम करी है? 45 लाख से। ट्रेड रिसीवेबल में भी आपने 45 लाख कम किया है और ट्रेड पेबल और बिल्स पेबल में भी तुमने 45 लाख ही कम किया है। ठीक है जी। नाउ लास्ट पॉइंट, इजीएस्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है जी? पॉइंट क्या है जी? कहता 31 मार्च को, मतलब लास्ट डेट को, एस लिमिटेड की इन्वेंट्री में कुछ गुड्स थे जो उसने एच से खरीदे थे 100 लाख के, और एच ने प्रॉफिट बनाया था 25% ऑन दी कॉस्ट। एच ने प्रॉफिट बनाया था 25% ऑन दी कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि एस लिमिटेड की बुक्स में कितने की इन्वेंट्री पड़ी हुई है? एस लिमिटेड की बुक्स में 100 लाख की एक इन्वेंट्री की बात कर रहा है वो। एस लिमिटेड की इन्वेंट्री है जी 1956, उसमें से 100 लाख की इन्वेंट्री कहां से आई है? एच लिमिटेड से आई है, और बाकी चलो नॉर्मल होगी। कहता इस 100 लाख पे ना, ये 100 लाख सेलिंग प्राइस है, कहता उसने, एच लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट कमाया है इस पे? एच लिमिटेड हैज मेड 25% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब है जो ये 100 लाख है ये 125 है, मतलब कॉस्ट प्लस 25% है। लेट कॉस्ट भी एक्स और 25% ऑफ एक्स ले लेता हूं मैं, तो ये कितना हो गया? एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स। तो ये कितना हो गया? एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स कितना हो गया? एक्स प्लस 25/x कितना हो गया? 125। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका x आ जाएगा जी, आपका x आ गया जी 100। इसका मतलब है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हो गया जी? 25 लाख का। तो अपा, और ये प्रॉफिट किसने अर्न किया है? ये प्रॉफिट अर्न किया है एच लिमिटेड ने, क्योंकि एस लिमिटेड के पास इन्वेंट्री है, तो ये प्रॉफिट किसने अर्न किया है? एच लिमिटेड ने। तो अपा उसकी कंसोलिडेटेड पी एंड एल, जो उसका कंसोलिडेटेड पी एंड एल है, उसमें से अपन अनरियलाइज प्रॉफिट ये माइनस कर देंगे। अगर 100 125 था तो 25 कितना रह गया? अगर 100 को 125 है इंक्लूडिंग द प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट जो 25 है कितना रह गया? 20 का। तो अपन इस 20 को यहां से माइनस कर देंगे और आपका ये आ गया। और रिजर्व एंड सरप्लस हमारी बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 5839 तो दिखेगा ही दिखेगा, प्लस जो हमने कैपिटल रिजर्व 1320 निकाला है उसको निकाल कर ही आपका रिजर्व का बैलेंस ये दिखेगा। क्या हमने ऊपर कैपिटल रिजर्व 1320 निकाला है ये वाला, तो इसको अलग से आप दिखाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब इसकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं जी फटाफट से, कैसे बैलेंस शीट बनेगी इसकी। ठीक है जी। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है जी? आपका शेयर कैपिटल। हमको पता है कंसोलिडेशन में हमको शेयर कैपिटल किसकी लेनी होती है जी? हमारी होल्डिंग कंपनी की। तो हम यहाँ पे 12,000 लैक्स लिख लेंगे, और इसका वर्किंग नोट में, इसका जो नोट्स टू अकाउंट होगा वहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी? 15,000 इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल थी और 12,000 इसकी इशूड शेयर कैपिटल थी। ये हमको कहाँ से मिली? क्वेश्चन के भी नोट्स टू अकाउंट्स में से हमको ये इन्फो मिल गई है जी। ठीक है जी, ये नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट जहाँ पर आप गलती करोगे ही करोगे वो है जी आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पॉइंट। रिजर्व एंड सरप्लस हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा। एक आएगा जी आपका कैपिटल रिजर्व जो निकला है इस ट्रांजैक्शन में से, प्लस जनरल रिजर्व, ये है जनरल रिजर्व जो कि होल्डिंग का था 2784, ये होल्डिंग का जनरल रिजर्व था, प्लस इसमें हमने सब्सिडरी के जनरल रिजर्व का भी पार्ट उठा लिया हुआ है। वैसे तो हमने ये जो ऊपर ये बनाया है ना ये वाला, ये तो वैसे तो हम ऊपर बना चुके हैं हमारे वर्किंग नोट में। यहाँ पे हमको सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में भी इसको दोबारा से सिर्फ लिखना है, नोट डाउन कर देना है। ठीक है जी, ये जनरल रिजर्व का आ गया, ये है होल्डिंग का जनरल रिजर्व, ये है एस लिमिटेड के जनरल रिजर्व में होल्डिंग का शेयर। फिर ये होल्डिंग का P&L था, ये कहां से आया? ये होल्डिंग के P&L से आ गया, ये 2715। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर ये माइनस करते हैं मैंने डिविडेंड जो मैंने रॉन्गली क्रेडिट किया था, इसको मेरे को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम करना था, बट मैंने उसको अपने इसमें P&L में डाल रखा था, तो ये मैंने हटा दिया। ये मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मैंने हटा दिया जो कि उसकी इन्वेंट्री में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पड़ा था, और ये आ गया मेरे एस लिमिटेड के शेयर में से P&L। ये है एस लिमिटेड के P&L में से एच का शेयर। ठीक है, ये प्लस करके अपना यहां तक आ गया। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आपके फर्स्ट दो हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने ऊपर निकाला है, आप चाहो तो दोबारा
यहाँ निकाल दो, नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन और वर्किंग नोट का आप रेफरेंस दे दो। तो यहाँ पे आपका 1320 निकल आया जी। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल में एक पॉइंट ध्यान देने वाला क्या है, यहाँ पे लिख लो जी 4। ट्रेड पेबल में पॉइंट ध्यान देने वाला क्या है कि एक आपका ट्रेड पेबल, जो आपका ट्रेड पेबल में जो आपका जो बिल्स पेबल होगा ना, इसमें एस लिमिटेड के बिल्स पेबल में एक एच लिमिटेड को पे करने वाला 45 है ना, जो एच लिमिटेड को पे करना है, तो ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन होगी, तो ये आपको यहां से हटाकर इसका टोटल 2805 लिख देना है। ठीक है जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कुछ नहीं है, यहां पर इतना कुछ चक्कर है नहीं। नेक्स्ट आपका आ जाता है जी पीपीई। पीपीई का मैंने इसलिए नोट बना दिया है, वैसे तो प्लस प्लस ही होना, बट मैंने फिर भी इसका नोट इसीलिए बना दिया है क्योंकि इसमें 3-4 चीजें थी आपकी। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी 3-4 चीजें, लैंड थी, प्लांट एंड मशीनरी थी, ये था, तो आपका ये तो नॉर्मली बाहर निकल के आ गया। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट अब यहां पर आ जाता है जी आपका नेक्स्ट है जी आपका इन्वेंट्रीज। एच लिमिटेड की एस लिमिटेड की इन्वेंट्रीज आपने यहां पे लिख दी, उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि एस लिमिटेड की इन्वेंट्री में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पड़ा था ना 20 का, आपने पीएनएल से भी माइनस किया है एच लिमिटेड के, तो एच लिमिट तो ये आपका यहां से भी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाता है जी ट्रेड रिसीवेबल में। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर में कोई दिक्कत नहीं है, बट बिल रिसीवेबल में एच लिमिटेड के बिल रिसीवेबल में 45 लाख के बिल रिसीवेबल वो थे जो एस लिमिटेड से लेने वाले थे, तो मैं यहां से इसको माइनस करके 360 में से 45 माइनस कर दूंगा, 315 आ जाएगा, उसमें मैं 119 प्लस करके ये आ जाएगा, और इसमें मैं 2600 और 136 माइनस प्लस करके मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 360 में से मैं 45 माइनस कर दूंगा, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे मैं एस लिमिटेड के यहाँ पे ये मैं करके चल दूंगा। ठीक है जी, ये आपकी बैलेंस शीट हो गई विद नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी है इसमें तो मेरे को बताओ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को या तो कमेंट कर दीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप मेरे को पिन कर सकते हो। इस ये जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, ये इसका पीडीएफ मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस मैं ये आपके टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, जिसको देखना है वो वहाँ से इसको ज़रूर देख सकता है। बाकी अगर आपको एडवांस अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ फ्री टू पिंग मी। और अगर आपको नोट्स चाहिए, जो कि मैंने 200 पेजेस में सारा आपका एडवांस अकाउंट्स कवर कर रखा है, 200 से भी कम पेजेस में मैंने सारा एडवांस अकाउंट्स कवर कर रखा है, अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए या फिर सिर्फ कंसोलिडेशन के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो। बट अगर आपको फुल बुक चाहिए तो उसके लिए भी मैं लिंक यहाँ पे आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है इस चैनल से आपको कोई वैल्यू एडिशन मिल रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए करे बिना मत जाना, क्योंकि इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपका एक क्लिक हमको बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।